गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 2 हमने समझ लिया था। आज हम उसमें समझेंगे मौलिक अधिकारों में संशोधन का प्रश्न। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, और हो सकता है तो किस सीमा तक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आज हम ये समझेंगे इसमें। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस सीमा तक। संविधान लागू होने के बाद से ही यह समझा जाने लगा है कि यद्यपि मौलिक अधिकार संविधान की आधारभूत विशेषताओं में से एक है। ये जो एक संविधान की जो मौलिक विशेषताएं उनमें से ये मौलिक अधिकार भी एक उसकी विशेषता है। लेकिन अन्य व्यवस्थाओं की भांति ही संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। कि क्या बोला गया है कि अन्य मौलिक अधिकारों की भांति लेकिन अन्य व्यवस्थाओं की भांति संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। जैसे और व्यवस्थाओं में संशोधन किया जा सकता है, वैसे ही मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, पर उसकी कुछ शर्तें हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। संविधान सभा में यह आम राय थी कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक और आर्थिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मौलिक अधिकारों के संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। जो मौलिक अधिकार है उनमें परिवर्तन यानी कि संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो हमें थोड़ा बहुत संशोधन करना ही पड़ता है। तो फिर वे क्या कहते हैं आगे, यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन की कोई व्यवस्था नहीं की जाती तो यह भारतीय लोकतंत्र और स्वयं मौलिक अधिकारों के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलेंगी तो मौलिक अधिकारों में कुछ ना कुछ संशोधन तो करना ही अवश्य पड़ेगा, वरना ये हमारे लोकतंत्र के लिए और या हमारे स्वयं के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। तो इस विषय में शंकर प्रसाद बनाम बिहार क्या कहते हैं। शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951 के एक केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा ही विचार व्यक्त किया था। कब? 1951 में शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य में एक ऐसा ही केस सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया था। परंतु सन 1967 के प्रसिद्ध गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किंचित भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए यह प्रतिपादित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे अधिकार कम होते हों। उन्होंने कहा 1967 में प्रसिद्ध गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यदि संशोधन कर तो सकती है, परंतु वो संसद मौलिक अधिकारों में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे कि अधिकार कम होते हों। जिससे कोई भी मौलिक अधिकार कम हो जाए ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती। परंतु उसके बाद केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में यानी कि केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही पूर्व निर्णय को बदलते हुए प्रतिपादित किया। जो उन्होंने पहले 1967 में जो निर्णय लिया था उसको 1973 में बदल दिया। जो खुद के निर्णय को, स्वयं के निर्णय को बदलते हुए प्रतिपादित किया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बस शर्ते इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये शर्त रखी कि किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, पर मूल ढांचे में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार एवं समालोचना, यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसकी क्या क्या आलोचना हुई है ये हम, और उस पर किस किस ने क्या क्या टिप्पणी की है ये हम आगे पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार व्यक्तियों को कतिपय अपरिहार्य सुविधा प्रदान करते हैं। जो मौलिक अधिकार है व्यक्तियों को बहुत सी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बावजूद इसके कई बिंदुओं पर इसकी आलोचना की गई है। नीचे इनकी संक्षिप्त चर्चा की जा रही है। फिर भी इसके कुछ बिंदुओं पर आलोचना की गई है, वो हम नीचे देखेंगे। मौलिक अधिकारों का स्वरूप मुख्यतः राजनीतिक है। इन अधिकारों से आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। जो यानी कि आर्थिक लोकतंत्र आप समझते हैं ना, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। तो इससे जो हमारा आर्थिक लोकतंत्र है जिसकी स्थापना नहीं हो सकती है। मौलिक अधिकारों में रोजगार, विश्राम तथा सामाजिक सुरक्षा की कोई भी चर्चा नहीं है। जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें रोजगार को लेके, विश्राम को लेके कोई भी चर्चा नहीं हुई है। आर्थिक लोकतंत्र और आर्थिक अधिकारों के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र कल्पना मात्र है। जो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र है वो सिर्फ एक कल्पना मात्र है, यानी कि सिर्फ सोचने के लिए रह गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा, मौलिक अधिकार भारतीय व्यवस्था में पवित्र नहीं है। राज्य कभी भी राष्ट्रहित इन अधिकारों को परिसीमित कर सकते हैं। जो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं ये भारतीय व्यवस्था में पवित्र नहीं है, क्योंकि राज्य कभी भी अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए इन अधिकारों को परिसीमित कर सकता है, यानी कि सीमित कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा के समय
अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर संसद किसी भी मौलिक अधिकार को स्थगित कर सकती है, यानी कि रोक सकती है किसी भी अधिकार को, यदि राष्ट्रीय आपदा स्थिति की घोषणा में, यदि राष्ट्र पर कोई आपदा आती है उसकी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में अनेक ऐसे बिंदु हैं जिनके स्वरूप पर बहस हो सकती है। संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह उन उपबंधों की व्याख्या अपने हित के अनुरूप कर ले। वो उन्हें मतलब ये हक है कि वो जो भी उपबंध है उसकी व्याख्या वो अपने हित मतलब अपने अनुरूप कर ले, मतलब बहस करके सब आपस में निर्णय ले सकते हैं मिलजुल कर। सबसे चिंता का विषय यह है कि मौलिक अधिकारों के सिद्धांत और व्यवहार बहुत अंतर परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए संविधान में संरचनात्मक विभेद की चर्चा की गई है ताकि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाया जा सके, परंतु स्वतंत्रता के बाद से ही इस उपबंध का प्रयोग राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। वे राजनीतिक हितों के लिए, यानी कि वे अपने आप को पार्टी में जिताने के लिए इस चीज़ का उपयोग करते हैं कि वे पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाया जाए। ये तो हमारा एक मौलिक अधिकार ही है, यानी कि जो मतलब इसमें दिया गया है, मौलिक अधिकारों में दिया गया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाया जा सके। परंतु जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई उसके बाद इनका फ़ायदा उठाने जाने लगा राजनीतिक हितों के लिए। वे मतलब उनको वो देकर उनका वोट लेकर जीतने की कोशिश करते हैं। आगे हमारा 6 पॉइंट है, मौलिक अधिकारों पर आवश्यकता से अधिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पर आवश्यकता से भी अधिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनके कारण मौलिक अधिकार व्यवहार में ही लुप्त हो गए हैं, वे सिर्फ एक राजनीतिक का हिस्सा रह गए। संविधान सभा के एक सदस्य KT शाह ने इस बिंदु पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, यानी कि इतने प्रतिबंध लग गए हैं कि इन्हें ढूंढने के लिए सूक्ष्म दर्शक यंत्र होता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि वे इतने खो गए हमारे समाज में जिसको ढूंढने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसी उन्होंने टिप्पणी करके कहा है। तो हमारे मौलिक अधिकारों का महत्व क्या क्या है हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों का महत्व निम्नांकित रूप से निरूपित किया जा सकता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। यह मनुष्य को आत्मविकास का अवसर प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों से हमारे अंदर आत्मविकास के अवसर प्रदान होते हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों से ये इसका महत्व है कि इससे मनुष्य को आत्मविकास का अवसर प्रदान करते हैं। ये राज्य की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये विधि के शासन की स्थापना करते हैं। ये सामाजिक समानता को स्थापित करते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के आधार हैं। ये कमजोर वर्ग को सुदृढ़ बनाते हैं। ये अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा ये भारत में लोकतंत्र की आधारशिला, लोकतंत्र यानी कि लोगों के शासन की आधारशिला है। मौलिक अधिकार का महत्व ये। आगे हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे देश की सम्मान करना, झंडे का सम्मान करना, हम आगे पढ़ेंगे। इसमें मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। इनकी कुल संख्या 10 है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करें, जो हमारे संविधान है उनका पालन करें, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का आदर करें। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है और हमारा राष्ट्रीय गीत है और जो हमारी संस्थाएं हैं और जो हमारे आदर्श हैं, इन सब का सम्मान करें, आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको हमारे मन में रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। जो हमारी भारत की एकता है, अखंडता है, इसकी रक्षा करें और राष्ट्र की रक्षा करें, हमारे देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरता और सम्मान, मातृभाव की भावना का विकास हो। भारत में सभी लोगों को समानता से देखा जाए, समरता से और समान मातृत्व की, भाईचारे की भावना का विकास हो। भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। जो हमारी सामाजिक संस्कृति है पहले की, उस पर मतलब उसके महत्व को समझे और उस पर परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करें। जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें। जो हमारी सार्वजनिक सरकार की संपत्ति है उसकी सुरक्षा रखें।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। जो व्यक्ति है वो भी और जो सामूहिक गतिविधियां होती है सभी में अपने आप को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करें। आगे हम पढ़ेंगे, आलोचकों ने भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों को कई आधार पर अपूर्ण और दोषपूर्ण माना है। आलोचकों की दृष्टि में मौलिक कर्तव्य की सबसे बड़ी दुर्बलता इनका संविधान है। संविधान के चौथे भाग, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का समावेश है, के अंत में लिपिबद्ध होना है। इस कारण ये नैतिक मान्यताएं बनकर रह गए हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इनके पालन के लिए कानून द्वारा किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे कर्तव्य है उसके लिए किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आपको ऐसा करना ही है, आपको राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना ही है। जो राष्ट्र में इतने सारे लोग हैं, सभी धर्मों के अलग अलग लोग हैं, तो हम किसी को भी ये कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हम इन सब के लिए। तो ये मौलिक अधिकार कर्तव्य पर्याप्त नहीं है। कुछ मौलिक कर्तव्य नितांत अस्पष्ट है, मतलब यानी कि कोई स्पष्ट नहीं है, जिनके बारे में मत वैज्ञानिक हो सकता है कि लोग हमने कुछ बोला है तो वो उसको कुछ और अर्थ निकाल के समझें। जैसे कि मिश्रित संस्कृति है हमारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानवतावाद, व्यक्तिगत सामूहिक उत्कर्ष के प्रयास जैसे शब्दों की व्याख्या अलग अलग व्यक्ति अपने हिसाब से करेंगे। वो अपने अपने हिसाब से इनके बारे में सोचेंगे कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। आगे तीसरा पॉइंट हमारा, कई मौलिक अधिकार व्यवहारिक न होकर मात्र आदर्शवादी हैं, जो उनको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, यानी कि दैनिक जीवन में हम व्यवहार में नहीं ला सकते, वो सिर्फ एक आदर्श के रूप में लिखे गए। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का यथेष्ट महत्व है। जो हम इतनी आलोचनाओं के बाद भी इसका एक अपना महत्व है। अधिकांश कर्तव्य सुस्पष्ट है और वे राष्ट्र के प्रति जनमानस में निष्ठा की भाव भरने में सक्षम है। जो हमारे कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, उससे हमारे जनमानस में निष्ठा की भावना भरने में सक्षम है वे, यानी कि उनको पढ़ के हमें ऐसी भावना होगी अंदर से कि हाँ हम भी हमारे देश की रक्षा करें, सम्मान करें, उसके लिए कुछ करें। दूसरा पॉइंट है हमारा कर्तव्यों का आदर्शवादी होना। जो हमारे कर्तव्य वे आदर्शवादी हैं, जो हमारे इससे हमारा राष्ट्रीय जीवन भी आदर्शमक बनाने के लिए लाभकारी होगा। और तीसरा पॉइंट है हमारा संविधान का आदर, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के कर्तव्य लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। तो इससे हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत होती है। जो हमारे जो संविधान का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्र की एकता को अखंडता को बनाए रखना, इन कर्तव्यों से हमारा जो संविधान लोकतंत्र है उसकी व्यवस्था मजबूत होती है। और अब इसको पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मौलिक कर्तव्यों का अपना महत्व है, भले ही ये न्याय योग्य नहीं है। न्यायपालिका से ये अपेक्षा की जाती है, जो हमारी न्यायपालिका उससे ये अपेक्षा की जाती है कि जब भी संविधान एवं कानूनों की व्याख्या करने में इन मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखेगी, कि संविधान एवं कानूनों की व्याख्या करते समय इन मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखेगी कौन? न्यायपालिका। चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। यहाँ पर अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर वगैरह करेंगे। धन्यवाद।